मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की खेती करके कमाएं अच्छा लाभ। रागी की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है, परंतु इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजराज सिंह कंशाना से। सोयाबीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है और ऐसा माना जाता है कि धान के बाद सोयाबीन ही एक ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा पानी को झेल सकती है। तो जिन भी स्थिति में ज़्यादा बरसात होती है जिन क्षेत्रों में, उनमें हम सोयाबीन की फसल ही लगाते हैं और सोयाबीन से अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात अगर अपन बात करते हैं तो हमारी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन हमें आवश्यक रूप से करना चाहिए। सोयाबीन दाल वाली फसल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दाल वाली फसलों में जो भी खाद है वो हम बुआई के समय अपने खेत में देते हैं। तो आधार खाद के रूप में हमने अपने खेत में खाद दे चुके हैं। फिर भी अगर हमें अपने खेत में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी समझ में आती है तो हमें, अगर हमने शुरुआत में बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खड़ी फसल में भी आजकल चूँकि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बाजार में उपलब्ध हैं तो उनका प्रयोग हम खड़ी फसल में भी स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात है हमारी जो बरसात का वितरण है। बरसात का वितरण डिस्टर्ब होने के कारण से कई बार इकट्ठा 60 mm, 70 mm, 100 mm पानी एक दिन में 2 घंटे में गिर जाता है। एक तो ज़्यादा पानी गिरने के कारण जल भराव की स्थिति क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण से हमारी फसल को नुकसान होता है। कि सोयाबीन हम अगर चौड़ी पट्टी विधि से लगा रहे हैं या मेड़ नाली विधि से लगा रहे हैं तो हमें सोयाबीन में ज़्यादा फायदा होता है। ये जो विधियां हैं, इन विधियों में हम जो पौधा है वो मेड़ के ऊपर या पट्टी के ऊपर लगाते हैं और बगल में एक नाली खाली छोड़ते हैं। ये नाली क्या करती है किसान भाइयों कि जब हमारा ज़्यादा पानी गिरता है तो ये नाली जल निकास नाली के रूप में काम करती है और हमारे खेत से पानी को निकाल के बाहर कर देती है, जिससे हमारी फसल पर जल भराव के कारण होने वाली परेशानी को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, खरीफ मौसम की फसल होने के कारण सोयाबीन को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फलियों में दाना भरते समय यानी सितंबर महीने में यदि खेत में नमी पर्याप्त ना हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 हल्की सिंचाई करना सोयाबीन के अच्छे उत्पादन लेने के लिए अधिक लाभकारी होता है। तो सिंचाई की व्यवस्था होने पर फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके अतिरिक्त खरपतवार नियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सोयाबीन में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कई तरीके के खरपतवारनाशी बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें क्लेडिनाफाप है, इमेजाथाइपर है, इमेजामॉक्स है। तो इन सभी खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने खेत में खड़ी फसल में कर सकते हैं। इन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करने के लिए ये बहुत सही समय है जब हम आपसे बात कर रहे हैं और हमारी फसल 15-20 दिन या 25 दिन की फसल अवस्था पे, तो इनमें से कोई भी खरपतवारनाशी जो आपके अनुकूल हो उसका प्रयोग आप अपने खेत में कर सकते हैं। अगर हम इमेजाथाइपर यूज़ कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए हमें परस्यूट की आवश्यकता होगी या 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर इमेजाथाइपर
का हमें प्रयोग अपने खेत में करना चाहिए, जिससे हमारे अधिकतर खरपतवार जो है वो नियंत्रित हो जाते हैं। येलो मोज़ाइक एक प्रमुख बीमारी है जो सोयाबीन के क्षेत्र में देखने को मिलती है और कई क्षेत्रों में सोयाबीन शिफ्ट हो गया सिर्फ इसी बीमारी के कारण। तो हमें इस बीमारी का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी हम अपने खेत की निगरानी करने जा रहे हैं या देख रहे हैं तो हमें एक भी पौधा पीला अगर दिखाई देता है तो हमें तुरंत उसको निकाल कर अपने खेत से बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा वो दूसरे पौधों में भी उस बीमारी का संचार कर देगा। और साथ ही साथ हमें अभी की कंडीशन में जब हम 25-30 दिन की अवस्था में हैं तो अपने खेत में येलो मोज़ाइक कंट्रोल के लिए जो भी सकिंग पेस्ट हैं उनका भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड है, ये दवाएं जो भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आपके पास उपलब्ध हैं उनका प्रयोग हम 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। हमें यहाँ ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कई किसान भाई दवा तो पूरी स्प्रे करते हैं मगर उसमें पानी का प्रयोग कम करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम से कम 500 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी दवा से हमें अच्छे से फायदा हो और वो हमारा जो कीट है उसको अच्छे से नियंत्रण कर पाए। सोयाबीन का घेरवा रोग यह एक फफूंद जनित रोग है जो कि फूल की अवस्था में देखा जाता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे व लाल भूरे सतह से उभरे हुए धब्बे के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर समूह के रूप में पाए जाते हैं। धब्बों के चारों ओर पीला रंग होता है। पत्तियों को थपथपाने से भूरे रंग का पाउडर निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्में जैसे JS 2029, NRC 86 का प्रयोग करें। रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। साथ ही साथ हमारी सोयाबीन की फसल में कई तरीके की इल्लियां भी देखने के लिए मिलती है, जिसमें चक्रभृंग जो गडल बीटल है और भी जो बीमारियां कीड़े हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए भी हमें जो प्रोफेनोफास है, आपका इमामेक्टिन बेंजोएट है, इन रसायनों का प्रयोग करके 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से 500 से 600 लीटर में अगर अपन स्प्रे करते हैं तो इनका अपन नियंत्रण करने में सफल होते हैं और इनसे अपनी फसल की सुरक्षा कर पाते हैं। इस प्रकार से अगर हम सोयाबीन की फसल का उत्पादन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सही समय पर और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और जिसमें क्वालिटी भी अच्छी प्राप्त होगी, तो जिससे हमें अपनी फसल का मूल्य भी अच्छा मिलेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। तीन परिवार के 12 लोगों ने की घर वापसी। भानपुरी में किया गया विशेष ग्राम सभा का आयोजन। सनातन परंपरा और ग्राम देवी देवताओं को मानने का लिया संकल्प। कवर्धा में स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप। 8 बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी की हालत अब खतरे से बाहर। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार में आदिवासियों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा, उस पर कब बोलेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। बिलासपुर में पति ने की पत्नी की हत्या, कुल्हाड़ी से मारकर उतारा मौत के घाट। जमीन बिक्री के पैसों को लेकर हुआ था विवाद। मणिपुर वायरल वीडियो मामले की जांच करेगी सीबीआई। गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम, सीबीआई को सौंपा गया वायरल वीडियो बनाने वाले। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
आधुनिक बाजार में कुछ समय से रागी की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। रागी को किसान मडुआ के नाम से भी जानते हैं। ये कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी उपज देने वाली फसल है और शासन भी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। अगर आप इसकी खेती करने जा रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं किसान भाइयों। सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि मड़ुआ, जिसको कि श्री अन्न मड़ुआ में या स्मॉल मिलेट्स जिसको बोलते हैं, उसमें सिर्फ मड़ुआ ही नहीं है, इसमें बहुत सारे फसल हैं, जैसे कि मड़ुआ है, गुंदली है, सावा है, कोदो है। तो इन सब फसलों को स्मॉल मिलेट्स बोलते हैं, जिसे कि अब श्री अन्न के रूप में जाना जाता है। श्री अन्न क्योंकि इसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतने सारे गुणों से भरपूर हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक हैं ये। तो इसकी खेती किसान भाइयों आज तक जो है मैं देख रहा हूँ कि इसको एक विकल्प के रूप में टाण ज़मीन में उगाते थे, लेकिन अब ये समय आ गया है कि आप सब इसे एक विकल्प के रूप में न लें बल्कि इसकी व्यावसायिक खेती करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस्म का चुनाव और ज़मीन का चुनाव, दो चीज़ का पर आप विशेष ध्यान दें। ज़मीन का चुनाव ऐसा होना चाहिए जहाँ की बरसात का पानी न लगे, वैसा ज़मीन जिसकी उर्वरा शक्ति कम है, जो कि नेग्लेक्टेड ज़मीन है या जमाव उसका न हो। कहने का मतलब कि टाण ज़मीन ये मड़ुआ, गुंदली, सावा, कोदो के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। रागी की खेत के लिए भुरभुरी मिट्टी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में इसके बीजों का अंकुरण अच्छे से होती है। इसके खेत की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को नष्ट कर खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दें। खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छे से मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत की कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कुछ खास किस्में हैं जिसकी की उपज क्षमता काफ़ी अधिक है, जैसे कि A404, बिरसा मड़ुआ 2, बिरसा मड़ुआ 3 विकसित किया गया है, रिलीज किया गया है किसानों के लिए। इसके अलावा CFMB 1 और CFMB 2 जो साउथ से रिलीज वैरायटी है, वो भी उसकी भी परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। इसमें CFMB 1 अर्ली मैच्योरिटी है, जो कि कम समय में पककर तैयार होती है और उपज क्षमता भी काफ़ी अधिक है। बीज का चुनाव मृदा की किस्म के आधार पर करें। जहां तक संभव हो प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। यदि किसान स्वयं का बीज उपयोग में लाता है तो बुआई पूर्व बीज साफ करके फफूंदनाशक दवा थीरम 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। रागी की सीधी बुआई अथवा रोपा पद्धति से बुआई की जाती है। सीधी बुआई जून से जुलाई मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है। इसके बाद अब जो है कि लगाने की बारी आती है, तो किस विधि से लगाएं। बहुत किसान भाई छिटवा विधि से भी लगाते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि लगाने की 2 विधि है। एक तो कि डायरेक्ट सीडिंग भी होता है और दूसरा कि ट्रांसप्लांटिंग, बिछड़ा तैयार करके भी सोइंग होता है इसका मड़ुआ की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों परिस्थिति में भी खेती कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जब आप डायरेक्ट सोइंग करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे, तो उस परिस्थिति में खरपतवार ज़्यादा आता है, उसका आपको मैनेजमेंट करना होगा। और जब आप ट्रांसप्लांटेड करेंगे, जब बिछड़ा तैयार करके करेंगे, तो उसमें खरपतवार कम आता है और उसमें आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और उसमें जो है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कि कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है और ये उसके अनुसार आप जो है कि डायरेक्ट सीडिंग या फिर बिछड़ा तैयार करके रोपा विधि से भी इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। अगर मिट्टी परीक्षण नहीं किया है तो सामान्य तौर पर यूरिया 120 किलोग्राम, SSP 300 किलोग्राम, MOP 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। यूरिया की आधी मात्रा व फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा बुआई पूर्व खेत में डाल दें तथा यूरिया की शेष मात्रा पौधा अंकुरण के 3 सप्ताह बाद
प्रथम निदाई के उपरांत समान रूप से डालें। तो आप इसको जो है कि खेत की तैयारी करने के बाद क्या है कि इसको लाइन में लगाएं। अगर डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं तो, या रोपा विधि से कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन में आप इसको लाइन में लगाएं। लाइन से लाइन की दूरी जो है कि 22 से 25 सेंटीमीटर, 22.5 वैसे रिकमेंडेड है, या 22 से 25 सेंटीमीटर या 20 से 25 सेंटीमीटर कह लीजिए आप। 20 थोड़ा सा घना हो जाएगा तो 25 से 30 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो 20 से 25 या 25 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। रख करके बाकी के बीच के पौधे को निकाल देना पड़ता है, जिसको कि थिनिंग हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, विरलीकरण, पौधों का विरलीकरण। तो अगर ज़्यादा पौधे हैं तो 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके बाकी को हम जर्मिनेशन के बाद उसको निकाल देते हैं। दूसरी बात कि मड़ुआ की जब बिजाई करते हैं, जब बीज डालते हैं, तो उसके लिए जो नाली बनाते हैं, आप पीछे में देख रहे होंगे यहाँ पे सोइंग चल रहा है, तो जो एक डछो है, जो यंत्र है, उस डछो से हम लोग नाली बनाते हैं, हल्का हल्का नाली बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा बीज न गिरे। ज़्यादा गहराई पर गिर जाने से क्या होगा कि पौधे का अंकुरण देर से होगा और पौधे देर से बाहर आएंगे, या कभी कभी सड़ने की भी संभावना होती है। तो इसका ख्याल रखें, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा पर बिजाई न करें। रागी की खेती में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। प्राकृतिक तरीकों से खरपतवार नियंत्रण पौधों की निराई गुड़ाई कर किया जाता है। इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उनकी पहली गुड़ाई कर दें, और पहली गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों की एक बार और गुड़ाई कर दें। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक कैंपेन के रूप में मिशन मोड में इसमें काम कर रही है, और इस मिशन का आप लोग भी एक सहयोगी बने, भागीदार बने, और श्री अन्न के उत्पादन झारखंड में अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, शहीद गुड्डाधूर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और इसके आसपास वाले जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने व बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा दक्षिण पश्चिम दिशा से 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की संभावना है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सीधी बोई गई धान 4 से 5 सप्ताह की अवस्था में है। आने वाले दिनों में बारिश होने का अनुमान है, इसलिए किसान भाइयों को धान में ब्यासी के लिए जाना चाहिए। निराई गुड़ाई के पश्चात ब्यासी के समय 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए और वर्षा के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। किसान भाइयों, अगर धान की फसल में आंख या नाक के आकार के भूरे धब्बे दिखाई दें तो टेबुकोनाजोल 50% 0.40 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के खेतों में
जहां पौधे खराब हो चुके हों वहां पर पुनः धान की रोपाई करें। खुर्रा और कतार बोनी की गई धान की फसल 18 से 20 दिन की हो जाने पर नीदा नियंत्रण हेतु बिस्पायरी बैक सोडियम सक्रिय तत्व 10% 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मक्के की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए 20 से 30 दिन पुरानी फसल में खरपतवार नाशक दवा टोप्रामेजोन 33.6% SC 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जल्दी बोई गई मक्के की फसल 3 हफ्ते पुरानी हो चुकी है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे निराई गुड़ाई करें और नत्रजन युक्त उर्वरकों को डालकर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए मिर्च और बैगन की फसलों में फल सड़न की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। गलघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए मवेशियों में टीकाकरण जरूर कराएं। दुधारू पशुओं को यदि पतला दस्त हो तो पहले कृमिनाशक दवा पिलाएं, फिर एंटीजॉल और रूमेन FS 2 बॉल्स सुबह शाम 2 दिनों तक जरूर खिलाएं। 4 माह से अधिक उम्र की बकरियों को PPR रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर कराएं। किसान भाइयों को कुक्कुट पक्षियों में रानीखेत रोग के बचाव के लिए टीकाकरण करने की सलाह दी जाती है। पहला टीका F1 7 दिन की उम्र पर करना चाहिए और दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र पर किया जाना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुंगेर जिला ग्वालियर के कृषक लखन गुर्जर ने। इनकी मिर्च की फसल में श्याम वर्ण रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो यह इस रोग की रोकथाम के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो लखन गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोटोट्राइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। श्याम वर्ण रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदु नुमा रोग जनक की संरचनाएं बनती हैं। अब सबसे रही बात की जो है ये बीमारी हर साल आती है, तो आपको सबसे पहले है कि सही बीज, स्वस्थ बीज का चुनाव करना है। दूसरी बात है कि बीज उपचार करके ही लगाना है। बीज उपचार के लिए आपको दवा बताए कि कार्बेंडाजिम और प्लस या कार्बोक्जिन, ये दोनों में से कोई दवा उसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको उपचार कर लेते हैं। उपचार करने के बाद ही उसको लगाएं। अब जब रही की बात, जब बीमारियां जब आना शुरू हुई तो जब पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई पड़े उस समय आपको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड जिसमें कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब दोनों दवा रहती है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इस फफूंद जनित रोग से काफ़ी हद तक बचा सकता है। बहुत सारी दवा जो है आप कार्बेंडाजिम भी डाल सकते हैं और मैनकोजेब भी अलग अलग से डाल सकते हैं, उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रभावी इसका उपाय करना है तो मैंने जो दवा बताई
जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।